विद्यार्थी मित्रों, हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न अगले वीडियो में देखा। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? उत्तर: सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीति है। प्रश्न नंबर 2। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? उत्तर: लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। अब प्रश्न नंबर 5, पढ़िए, हंसिए, सही शब्द लिखिए। यहाँ लिंग परिवर्तन करना है। राजा, राजी, ग्वाला, ग्वाली, अभिनेता, अभिनेत्री, रानी, राणा, शेरनी, शेरा। यहाँ नीचे रानी शब्द दिया गया है, उसके साथ राजा आएगा, ग्वाला के साथ ग्वालिन, अभिनेता के साथ अभिनेत्री, रानी के साथ राजा और शेरनी के साथ शेर आएगा। इसी तरह नीचे बक्से में जो दिए गए हैं, सुनार, सोनारा, ऊंट, ऊँटी, लुटेरा, लुटेर, बंजारा, बंजारी, सेठ, सेठी। तो यहाँ भी पहले शब्द में सुनार के साथ सुनारिन, ऊँट के साथ ऊँटनी, लुटेरे के साथ लुटेरिन, बंजारा के साथ बंजारिन, सेठ के साथ सेठानी आएगा। अब स्वाध्याय के प्रश्न हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। आप उसे नोटबुक में लिखिएगा। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? पहला प्रश्न। उत्तर है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। अब दूसरा प्रश्न, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने उत्तर, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए गया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। अब चौथा प्रश्न देखेंगे। कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको तीसरा प्रश्न नहीं लिखना है। चौथा प्रश्न, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर
बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहां उदाहरण दिया गया है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। तो हम यहां पहला वाक्य देखेंगे। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दूंगा, तो यहां वाक्य बनेगा सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दूंगी। अब दूसरा वाक्य, बंजारे को बहुत दुख हुआ, यहां बंजारे की जगह बंजारिन को बहुत दुख हुआ। इस तरह तीसरा वाक्य, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। चौथा वाक्य, मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। यहाँ बक्से में लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चौथा प्रश्न जो है वह है, तो हमें बक्से में देखना है। यहाँ शब्द दिया गया है, शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी, नाग। तो इनमें से हमें जोड़े मिलाने हैं। तो पहला जो शब्द है यहाँ आएगा शिष्य, नुसूस से शिष्या, नागनु नागिन, शिक्षक शिक्षिका, गाय, बैल, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी। इन सभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्य गुरु की सेवा कर रही है। इस तरह आपको सभी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, गाय, बैल। वाक्य प्रयोग किया गया है, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। वाक्य प्रयोग करना है, बैल किसान का दोस्त है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। इन तीनों वाक्यों में सैनिक, देश, नदी यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। यह संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसलिए इन तीनों वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब हम भाषा सज्जता देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा वाक्य, नीम गुणकारी पेड़ है। पहले वाक्य में आशा विमान चलाती है, दूसरे वाक्य में नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तीसरा वाक्य हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, चौथा वाक्य नीम गुणकारी पेड़ है। आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द है। आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की रूपरेखा दी गई है। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला प्रश्न हम देखेंगे। निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। तो यहाँ सैनिक, वीर सावरकर, मोहन, देश, गुजरात, गिरनार, नदी, पर्वत, तापी, पेड़ शब्द दिए गए हैं। उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसके ऊपर हमें पेंसिल से सही निशानी करनी है। तो आप भी पेंसिल लेकर बैठना है आपको।
तो पहला वीर सावरकर, मोहन, गुजरात, गिरनार, तापी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है, उस पर सही की निशानी करनी है। अब हम नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है हमारे देश के सैनिक बहादुर है। दूसरा वाक्य हमारी गाय का नाम गौरी है। तीसरा वाक्य नदी को लोक माता कहते हैं। चौथा वाक्य कुत्ता वफादार प्राणी है। तो पहले वाक्य में सैनिक, दूसरे वाक्य में गाय, तीसरे वाक्य में नदी और चौथे वाक्य में कुत्ता। यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का। यहाँ जातिवाचक संज्ञा की रूपरेखा दी गई है। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। तो उसमें प्रगति, सुभाष चंद्र, नदी, गाय, नीम, पेड़, सुंदर, पर्वत, लड़का, छात्र, यह शब्द दिए गए हैं। उसमें से जातिवाचक शब्द छांटकर हमें सूची बनानी है। तो यहाँ आएंगे नदी, पेड़, गाय, पर्वत, लड़का, छात्र, यह सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में से उचित स्थान पर रखिए। तो हम रखेंगे भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है। अब हम जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। तो नदी, सैनिक, पर्वत, यह 3 शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। फिर से मैं बोलता हूं, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा में नदी, सैनिक, पर्वत, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इन सभी शब्दों को जितने प्रश्न हमने लिखे वह आपको नोटबुक में लिखने हैं। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थी मित्रों, अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। गंगा भारत की पवित्र नदी है। इन तीनों वाक्यों में सैनिक, देश, नदी, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। यह संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसलिए इन तीनों वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब हम भाषा सज्जता देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा वाक्य, नीम गुणकारी पेड़ है। पहले वाक्य में आशा विमान चलाती है। दूसरे वाक्य में नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा वाक्य, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। चौथा वाक्य, नीम गुणकारी पेड़ है। आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम, उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द है। आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की रूपरेखा दी गई है। किसी खास व्यक्ति,
प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला प्रश्न हम देखेंगे, निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। तो यहाँ सैनिक, वीर सावरकर, मोहन, देश, गुजरात, गिरनार, नदी, पर्वत, तापी, पेड़ शब्द लिए गए हैं। उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसके ऊपर हमें पेंसिल से सही निशानी करनी है। तो आप भी पेंसिल लेकर बैठना है आपको। तो पहला वीर सावरकर, मोहन, गुजरात, गिरनार, तापी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है, उस पर सही की निशानी करनी है। अब हम नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है, हमारे देश के सैनिक बहादुर है। दूसरा वाक्य, हमारी गाय का नाम गौरी है। तीसरा वाक्य, नदी को लोक माता कहते हैं। चौथा वाक्य, कुत्ता वफादार प्राणी है। तो पहले वाक्य में सैनिक, दूसरे वाक्य में गाय, तीसरे वाक्य में नदी और चौथे वाक्य में कुत्ता। यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। संपूर्ण जाति का। यहाँ जातिवाचक संज्ञा की रूपरेखा दी गई है। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। तो उसमें प्रगति, सुभाष चंद्र, नदी, गाय, नीम, पेड़, सुंदर, पर्वत, लड़का, छात्र, यह शब्द दिए गए हैं। उसमें से जातिवाचक शब्द छांटकर हमें सूची बनानी है। तो यहाँ आएंगे नदी, पेड़, गाय, पर्वत, लड़का, छात्र, यह सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में से उचित स्थान पर रखिए। तो हम रखेंगे भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है। अब हम जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। तो नदी, सैनिक, पर्वत, यह 3 शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। फिर से मैं बोलता हूं, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा में नदी, सैनिक, पर्वत, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इन सभी शब्दों को जितने प्रश्न हमने लिखे वह आपको नोटबुक में लिखने हैं। जय हिंद, जय भारत।